जरा सोचिए, मतलब जब हमारे स्मार्टफोन की बैटरी सिर्फ 1% बची होती है तो क्या होता है? अरे स्क्रीन की रोशनी अचानक से कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल। बैकग्राउंड के सारे जो जरूरी ऐप्स है ना, वो काम करना बंद कर देते हैं और इंसान का पूरा ध्यान बस एक ही चीज पर सिमट कर रह जाता है, जल्द से जल्द कहीं से एक चार्जर ढूंढना। एकदम सही। उस वक्त दुनिया की कोई और चीज मायने नहीं रखती। मतलब चाहे कोई कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कॉल ही क्यों ना आ रही हो, फोन का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह के सर्वाइवल मोड में चला जाता है। बिल्कुल। और वो हर उस फंक्शन को बंद कर देता है जो तुरंत जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इंसानी दिमाग भी ठीक ऐसा ही बर्ताव करता है जब वो संसाधनों की भारी कमी या गहरे तनाव से गुजर रहा होता है। और बस यहीं से आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत होती है। हमारे सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज का हमारा विषय सीधा हमारी मानसिकता, हमारे संसाधनों की कमी और निर्णय लेने की हमारी क्षमता से जुड़ा है। बहुत ही अहम विषय है आज का। हाँ, आज हम इस बात की तह तक जाएंगे कि ये जो कमी है ना, चाहे वो पैसे की हो, समय की हो या ऊर्जा की, ये हमारे दिमाग को कैसे हैक कर लेती है। सही कहा। और इसे गहराई से समझने के लिए हमारे पास 3 बहुत ही शानदार स्रोत हैं। पहला, अबंडेंस वर्सेस स्कैरसिटी माइंडसेट्स पर एक रिसर्च पेपर। दूसरा, कैलवर्क्स 2.0 का फैसिलिटेटर गाइड, जो वयस्कों की क्षमताओं पर आधारित है। और तीसरा है सेंथिल मुलानाथन की मशहूर किताब स्कैरसिटी, द ट्रू कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग इनफ का सारांश। बिल्कुल। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि जब किसी इंसान के पास बुनियादी चीजों की कमी होती है तो वो कैसे दिमाग के काम करने के तरीके को पूरी तरह से, मतलब पूरी मशीनरी को ही बदल देती है। हाँ, और इससे भी अहम बात यह है कि कैसे एक प्रचुरता या अबंडेंस की मानसिकता विकसित करके इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, जो कि हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले इस बुनियादी बात से शुरू करते हैं कि आखिर ये कमी या स्कैरसिटी है क्या। मतलब आमतौर पे तो हम यही सोचते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसे ना होना ही कमी है ना? हाँ, या फिर किसी कामों के लिए समय ना होना। लेकिन इन शोधों को देखकर समझ आता है कि ये महज एक भौतिक स्थिति नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये दरअसल एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो इंसान के पूरे ध्यान को अपने कब्जे में ले लेती है। अबंडेंस वर्सेस स्कैरसिटी माइंडसेट पर जो शोध है वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कमी की मानसिकता वाले लोग हमेशा एक अनजाने डर में जीते हैं। डर? किस बात का डर? मतलब उनके दिमाग में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बस यही चलता रहता है कि कभी कुछ पर्याप्त नहीं है, सब कुछ खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे इसे बस जमा कर लेना चाहिए। एक तरह की असुरक्षा की भावना। बिल्कुल। और ये मानसिकता एक तरह का ठहराव लाती है। इंसान को लगता है कि दुनिया एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मतलब अगर किसी और को कुछ मिल गया तो मेरे हिस्से का कम हो जाएगा। एकदम सही। और इसके ठीक विपरीत होती है प्रचुरता की मानसिकता, जहां लोग मानते हैं कि हमेशा पर्याप्त अवसर है, मैं नया मूल्य पहला कर सकता हूँ। मतलब ऐसे लोग डरने के बजाय नपे तो ले जोखिम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। यहाँ मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है। क्या कमी हमेशा इतनी ही बुरी होती है? मतलब आप किस तरह की कमी की बात कर रहे हैं सैम? जैसे जरा सोचिए, जब किसी काम की डेडलाइन बिल्कुल सिर पर आ जाती है। हाँ, मतलब समय की कमी। हाँ, तो क्या इंसान अचानक से ज्यादा फोकस नहीं हो जाता? काम ज्यादा तेजी से और अक्सर बेहतर तरीके से होने लगता है। क्या उस वक्त ये कमी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार तर्क है और सेंथिल मुलानाथन ने अपने काम में इस पहलू को बहुत खूबसूरती से समझाया है। इस सकारात्मक प्रभाव को वो फोकस डिविडेंड कहते हैं। फोकस डिविडेंड? अच्छा। हाँ, तत्काल जरूरत को पूरा करने में ये कमी हमें वाकई बहुत प्रभावी बना सकती है। मतलब जब कल सुबह कोई बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन देनी हो तो आज रात जो एकाग्रता आती है वो अद्भुत होती है। बिल्कुल। लेकिन मुलानाथन चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे टनलिंग कहते हैं। टनलिंग? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? क्या ये वैसा ही है जैसे किसी लंबी अंधेरी सुरंग में सिर्फ सामने दिख रही एक छोटी सी रोशनी की तरफ देखना? हाँ, बिल्कुल वही। एकदम सही एनालॉजी है। जब दिमाग सिर्फ एक ही तात्कालिक समस्या पर, यानी उस सुरंग की रोशनी पर इस कदर केंद्रित हो जाता है तो जीवन की बाकी सभी जरूरी चीजें उस सुरंग के बाहर अंधेरे में छूट जाती हैं। अरे बाप रे, 1% बैटरी वाले मोड में फंस जाते हैं जहां सिर्फ चार्जर दिख रहा है। बिल्कुल।
और ये याद नहीं रहता कि हमें कोई बहुत जरूरी ईमेल भी भेजना था या किसी की दवा लानी थी। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब हम उस सुरंग में फंस जाते हैं तो हमारे दिमाग पर इसका एक बहुत भारी कर या टैक्स लगता है। टैक्स, दिमाग पर टैक्स। हाँ, मनोविज्ञान में इसे बैंडविड्थ टैक्स कहा गया है। ये सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, ये हमारी मानसिक गणना करने की क्षमता का पूरी तरह से निचोड़ लिया जाना है। तो क्या ये बैंडविड्थ टैक्स असल में मापा जा सकता है? बिल्कुल। मुलानाथन की किताब के सारांश में एक बहुत ही चौंकाने वाले अध्ययन है। क्या पाया उन्होंने? उन्होंने पाया कि कमी की मानसिकता में जीने वाले इंसान की संज्ञानात्मक क्षमता या कॉग्निटिव कैपेसिटी उतनी ही कम हो जाती है जितनी किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने पूरी रात नींद ना ली हो। पूरी रात ना सोना? हाँ, या फिर इसे ऐसे समझें कि इंसान का IQ लेवल अचानक से 13 से 14 पॉइंट नीचे गिर जाता है। 14 पॉइंट? ये तो किसी भी इंसान की सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल पंगु बना देगा। यही कारण है कि ये समझना इतना जरूरी है कि गरीब लोग कम बुद्धिमान या कम क्षमता वाले नहीं होते हैं। बिल्कुल। बल्कि गरीबी और लगातार तनाव का जो अनुभव है ना जी, वो ही किसी इंसान की बैंडविड्थ को सोख लेता है। जैसे आर्थिक तंगी के कारण वो पैसे का मोल समझने में तो विशेषज्ञ बन जाते हैं। हाँ, एक एक पैसा कैसे बचाना है वो उन्हें पता होता है। लेकिन यही अत्यधिक फोकस उनकी बैंडविड्थ को इतना खा जाता है कि वो किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे पाते। बिल्कुल सही। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इसे समाज के नजरिए से देखें तो ये जानकारी उस पुरानी कहानी की धज्जियां उड़ा देती है जिसे खुद को अपने दम पर ऊपर उठाना कहते हैं। हाँ, वो बूटस्ट्रैप्स वाली थ्योरी। हाँ, ये विचार कि कोई भी इंसान सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से गरीबी से बाहर निकल सकता है, ये इस विज्ञान के सामने टिक ही नहीं पाता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब कोई इंसान विशेषकर बचपन में लगातार तनाव या गरीबी में रहता है तो उसका दिमाग टॉक्सिक स्ट्रेस से गुजरता है। टॉक्सिक स्ट्रेस यानी जहरीला तनाव। हाँ, और ये कोई मनोवैज्ञानिक भ्रम नहीं है, ये दिमाग की भौतिक बनावट को ही बदल देता है। अच्छा, दिमाग की बनावट कैसे बदल जाती है? देखिए, हमारा दिमाग मूल रूप से 2 हिस्सों में बटा है। एक है जो भविष्य की योजनाएं बनाता है और दूसरा जो डर और खतरे को भांपता है। टॉक्सिक स्ट्रेस में दिमाग अपना सारा खून और ऊर्जा डर वाले हिस्से की तरफ भेज देता है ताकि इंसान जिंदा रह सके। तो नतीजतन जो योजना बनाने वाला हिस्सा है वो कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल। तो अब इस वैज्ञानिक पहलू को थोड़ा और खोलते हैं। बैंडविड्थ टैक्स के कारण दिमाग के कौन से खास कौशल सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? इसका बेहतरीन जवाब हमें दूसरे स्रोत कैलवर्क्स 2.0 से मिलता है। उसमें 12 वयस्क क्षमताओं या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का विवरण है। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होते हैं? ये वो कौशल है जो हमारे दिमाग के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करते हैं। इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: योजना बनाना, आत्मनियंत्रण और निगरानी करना। तो ये कौशल बचपन से ही होते हैं क्या? नहीं, ये किसी में रातों रात नहीं आते। ये 20 से 25 साल की उम्र तक धीरे धीरे अभ्यास और सही माहौल मिलने पर विकसित होते हैं। इन कौशलों को समझने के लिए ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही सटीक एनालॉजी आ रही है। बताइए। हम इनकी तुलना किसी कंप्यूटर की रैम से कर सकते हैं। रैम? कंप्यूटर वाली? हाँ, मतलब जब कंप्यूटर में 1 या 2 टैब खुले होते हैं तो वो बहुत तेज चलता है, लेकिन जब आप उसमें 20 भारी भरकम टैब खोल देते हैं, जैसे जीवन में तनाव, घर का किराया, बच्चों की फीस, नौकरी जाने का डर, तो सिस्टम क्रैश होने लगता है। इंसान की जो वर्किंग मेमोरी है ना वो जवाब दे जाती है। ओहो, ये बहुत ही सटीक तुलना है। कंप्यूटर खराब नहीं है, उसका हार्डवेयर बिल्कुल ठीक है, बस उस पर उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। बिल्कुल। कैलवर्क के इस दस्तावेज में माइकल का जो उदाहरण है ना, वो इस बात को और साफ कर देता है। वो माइकल जो परीक्षा देने वाला था? हाँ, वो अपना टेस्ट देने के लिए पूरी तरह तैयार था, महीनों पढ़ाई की थी, लेकिन ऐन वक्त पर वो अपना ID कार्ड भूल गया। अरे हाँ, जो उसकी माँ के घर पर छूट गया था, और इस एक छोटी सी गलती के कारण उसे परीक्षा देने से रोक दिया गया। अब लोग बाहर से देखकर तो यही कहेंगे कि माइकल लापरवाह है। बिल्कुल, लेकिन असल में ये ऑर्गेनाइजेशन नाम के कौशल के क्रैश होने का उदाहरण है। तनाव के कारण उसकी वर्किंग मेमोरी चूक गई। और वो कैरोलिन वाला उदाहरण भी तो था। हाँ, कैरोलिन को नौकरी ढूंढते ढूंढते इतनी निराशा हो चुकी थी कि उसके लिए हर दिन सुबह उठकर रिज्यूमे भेजना पहाड़ जैसा हो गया था। इसे क्या कहते हैं? इसे टास्क इनिशिएशन की कमी कहते हैं।
जब बैंडविड्थ कम होती है तो सबसे भारी काम शुरुआत करना ही लगता है। लेकिन कैरोलिन ने एक शानदार तरीका निकाला था ना, उसने लाइब्रेरी में अपने एक दोस्त के साथ काम करना शुरू किया। बिल्कुल, उसने अपने वातावरण में बदलाव किया ताकि उसे वो शुरुआत करने का धक्का मिल सके। और स्रोत में जो ट्रोई का उदाहरण है वो तो सिर्फ रैम वाली बात को बिल्कुल सच साबित कर देता है। हाँ, ट्रॉय को अपने बच्चे के लिए मदद चाहिए थी, उसे बस एक फॉर्म भर के जमा करना था, लेकिन उसका मानसिक रैम इतना फुल हो गया था कि वो भूल ही गई कि फॉर्म कहाँ जमा करने हैं। सोचिए, मदद बिल्कुल सामने थी लेकिन बैंडविड्थ शून्य होने के कारण मौका हाथ से निकल गया। ये किसी की नीयत की कमी नहीं है, ये सिस्टम के ओवरलोड होने का सीधा नतीजा है। तो इस सब का मतलब क्या है? जब हम ये जान गए हैं कि तनाव के कारण दिमाग की रैम फुल हो जाती है, तो इसका ठोस उपाय क्या है? क्या ये मान लिया जाए कि तनाव के समय हमारी क्षमता हमेशा के लिए कमजोरी रहेगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, लेकिन राहत की बात यह है कि स्थिति बिल्कुल भी निराशाजनक नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग बदल सकता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इन क्षमताओं को अभ्यास और सही कोचिंग के जरिए सुधारा जा सकता है। यानी दिमाग को दोबारा ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन ये होगा कैसे? सबसे बड़ा समाधान ये है कि हमें अपने जीवन और वातावरण को स्कैर्सिटी प्रूफ बनाना चाहिए। स्कैर्सिटी प्रूफ? वो कैसे? मुलायनाथन इसे जीवन में स्लैक बनाना कहते हैं। स्लैक मतलब थोड़ी खाली जगह छोड़ना? बिल्कुल। अगर आपके पास 8 घंटे का काम है तो कभी भी पूरे 8 घंटे की योजना मत बनाइए। हमेशा थोड़ा खाली समय रखिए ताकि अगर कोई अनपेक्षित समस्या आ जाए तो दिमाग पैनिक ना करे। और जब पता हो कि बैंडविड्थ कम है तो बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए। सही कहा। और देखिए, ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, संस्थाओं के लिए भी इसमें एक बड़ा सबक है। संस्थाओं के लिए कैसे? सोचिए, अगर किसी इंसान की बैंडविड्थ पहले से ही खत्म है और कोई सरकारी संस्था उसे मदद देने के लिए 25 पन्नों का बेहद जटिल फॉर्म भरने को देती है। ओह, समझ गया। ये तो उस कमजोर हो चुकी क्षमता पर एक और सीधा प्रहार है। बिल्कुल, वो संस्थाएं अनजाने में बैंडविड्थ चोर बन जाती हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब जिन लोगों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, हम उन्हीं के रास्ते में सबसे जटिल मानसिक बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। हाँ, इसलिए संगठनों को अपनी प्रक्रियाओं को बेहद सरल बनाना चाहिए, जानकारी को संक्षेप में देना चाहिए, और व्यक्तिगत स्तर पर हमें प्रचुरता की मानसिकता को अपनाना होगा। हाँ, डर से रुकने के बजाय नपे तुले कदम उठाने चाहिए। आज की ये चर्चा वाकई चीजों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। हमने देखा कि कैसे कमी एक मानसिकता है जो टनलिंग का शिकार बना देती है, कैसे ये बैंडविड्थ टैक्स लगाती है, और कैसे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को क्रैश कर देती है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो स्रोत में हेनरी डेविड थॉरो का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य दिया गया है। हाँ, वो कहते हैं, एक व्यक्ति उसी अनुपात में अमीर है जितनी चीजों को वो बिना सोचे छोड़ सकता है। बहुत गहरी बात है। असली अमीरी बैंक में पैसा होना नहीं है। असली अमीरी है न सोचने की विलासिता का होना, शांति से बैठ पाना और ये चिंता ना करना कि कल का खाना कहाँ से आएगा। बिल्कुल। और यहीं से हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। अगर हमारी बैंडविड्थ तनाव में कम हो जाती है तो क्या हमारे समाज की व्यवस्थाएं, जैसे वो जटिल फॉर्म या नीतियां, अनजाने में उन्हीं लोगों को सजा नहीं दे रही हैं जिनकी बैंडविड्थ पहले से ही सबसे ज्यादा कर के बोझ तले दबी हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी झकझोर देने वाले विचार के साथ